चार साल में कोई घर जाने वाला नहीं है। ये तो सबसे खतरनाक पॉलिसी लेकर आई। नौजवान लड़ेगा, हम उनके साथ में। डीएम के ऑफिस घेरने पड़ेंगे, अधिकारियों को घेरने पड़ेंगे, दिल्ली जाना पड़ेगा, तो हम चलेंगे, उसकी तैयारी पूर्ण रूप से करेंगे। हमारे युवा हैं, उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। जब भी कोई सुधार होता है तो प्रतिपक्ष के लोग भ्रम फैलाकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जो रिटायर्ड आर्मी के बड़े अफसर हैं उन्होंने भी इस योजना पर आपत्ति जताई है। हमारा सरकार से आग्रह है, जेडीयू ने मांग की है, एक तो इस पूरे कार्यक्रम को रिव्यू किया जाना चाहिए। सरकार पहले भी नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं, वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत, मैं हूं अंकित त्यागी। आज दूसरा दिन था अग्निपथ स्कीम का, जिसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कई राज्यों में चल रहा है। छात्रों का गुस्सा एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई पड़ा, रेलवे पटरियों पर दिखाई पड़ा, रेलवे स्टेशन पर दिखाई पड़ा। आज फिर छात्रों ने कहीं आगजनी की, कहीं तोड़फोड़ की, कहीं नारेबाजी की, तो कहीं पत्थरबाजी हुई। एक साथ आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 5 तस्वीरें 5 राज्यों की कहानी बयां कर रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना। ये वो राज्य हैं जहां नाराज छात्रों ने लगातार प्रदर्शन अपना आज भी जारी रखा। खास तौर से बिहार में नाराज युवकों ने कई जिलों में ट्रेनें रोकी, स्टेशन पर तोड़फोड़ की, उसमें आग लगा दी, और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भी उलझ गए। 2 तस्वीरें आपको और दिखाना चाहता हूं। छात्रों की जो पूरी लड़ाई है वो अपने सम्मान की है, अपने हक की लड़ाई है। वो चाहते हैं अग्निपथ स्कीम जो है उसको सरकार वापस ले ले, छात्रों के मुताबिक उसमें बदलाव किए जाए। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो वाकई सोचने पे मजबूर कर देती हैं, क्या ये रास्ता जो उन्होंने चुना है वो ठीक है। 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर दरभंगा की है, जहां पर एक स्कूल बस, स्कूल के छोटे बच्चे वापस लौट रहे थे, उनको प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। डर के मारे बच्चे अपने आंसू नहीं रोक पाए, स्कूल बस में रोने लगे। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मथुरा की है। यहां अचानक नाराज छात्र और पुलिस वाले आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी होने लगी। एक बुजुर्ग दंपत्ति किस हालात में फंस गए उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लोग बसों के, ट्रकों के नीचे छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। इन्हीं बच्चों को, इन्हीं बुजुर्गों को, इन्हीं की ढाल बनने के लिए ये युवा सेना में भर्ती होना चाहते थे, और आज देखिए हालात क्या हो गए। लेकिन आज इन्हीं की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें छुपना पड़ रहा है। आपकी मांग, और ये कम से कम लोकतंत्र की टीम की तरफ से हम ये अपील करना चाहते हैं, आपकी मांग जायज हो सकती है। आप चाहते हैं सरकार जिसने ये स्कीम, शायद आपको लगता हो आप पे थोप दी, वापस ले, आपकी बात सुने, पर हिंसा के रास्ते विरोध जताना कतई सही नहीं हो सकता। आज कई शहरों में ऐसे मंजर देखने को मिले। इस रिपोर्ट पे देखिए। डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अग्निपथ स्कीम पर सरकारी सफाई और उम्र बढ़ाने की छूट भी छात्रों के गुस्से को काबू नहीं कर पाया है। बिहार के जिले जिले में लगी आग की ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि छात्रों का गुस्सा सरकारी ऐलान के खिलाफ बढ़ता ही चला जा रहा है।
अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन की आग सुबह से ही लगनी शुरू हुई। पहले 1 जिले, 2 जिले, 3 जिले से होकर कई शहरों तक पहुंची। दानापुर से लेकर बेगूसराय तक और फिर समस्तीपुर से यूपी के सिकंदराबाद तक गुस्से की आग थमी नहीं। छात्रों को जहां जो नजर आया या तो तोड़ दिया या फूंक दिया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पहली आग बिहार में ही लगी है और जब लगी तो ऐसी लगी कि अब बुझी नहीं रही है। ये लखीसराय की तस्वीर है। नाराज छात्रों ने स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की एसी कोच में आग लगाई जो बढ़ती रही, आखिर में जलकर खाक हो गई। अब समस्तीपुर की तस्वीर देखिए। भविष्य की चिंता में डूबे बेरोजगारों ने यहां भी ट्रेन को ही निशाना बनाया, स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को फूंक दिया। स्टेशन पर हंगामा और रेलवे ट्रैक पर आगजनी की यह तस्वीर डुमरांव की है। रेलवे ट्रैक पर एक जगह नहीं, कई जगहों पर छात्रों का गुस्सा दिखा। आरा में तो नाराज छात्र इस तरह से भड़के कि कुल्हड़िया स्टेशन पर ट्रेन को भी फूंक दिया और ट्रैक पर भी आगजनी शुरू कर दी। यहां भी सिर्फ कोशिश हुई, आग पर काबू नहीं हो पाया। अब पटना से सटे दानापुर के हालात को भी देखिए। नौकरी की आस में आक्रोश की आग ऐसी भड़की, यहां छात्रों ने ट्रेन के साथ साथ स्टेशन को भी फूंक दिया। हालात को काबू में करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि ट्रेन से लेकर रेलवे दफ्तर तक सब कुछ स्वाहा हो गया। नाराजगी की आग सिर्फ रेलवे ट्रैक या स्टेशन तक ही सीमित नहीं है। बिहार के मधुबनी में बीजेपी दफ्तर को ही आग के हवाले कर दिया गया। अब जरा बिहार से बाहर निकलिए, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों का हाल देखिए। सबसे पहले बलिया। यहां भी नाराजगी की ऐसी आग धधकी कि पुलिस वाले खड़े रहे, लेकिन छात्रों के गुस्से पर पानी नहीं डाल पाए। धधकती हुई ट्रेन और फिर स्टेशन पर हंगामा, लाठीचार्ज ऐसा हुआ कि घंटों तक सब तहस नहस नजर आया। मथुरा में तो हाईवे पर ही नाराज युवा पुलिस वालों से भिड़ गए। पथराव होने लगी तो पुलिस को लाठीचार्ज और फायरिंग तक करनी पड़ी। अफसोस, पथराव के दौरान एक बुजुर्ग दंपति इसमें फंस गए, किसी तरह उन्हें बचाया गया। अब तक नाराजगी वाली ये आग देश के करीब 10 राज्यों तक पहुंच चुकी है और जिस तरह से गुस्सा लगातार भड़क रहा है, बाकी शहरों से भी युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने सिर्फ संकट ही नहीं बढ़ रहा है, चुनौतियां भी बढ़ती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कल बिहार बंद में जो प्रदर्शन चल रहा है, वापस लेने की मांग चल रही है, उसके चलते बिहार बंद का ऐलान किया गया है। सेना की भर्ती को लेकर बंद बुलाया गया है। आरजेडी ने इसका समर्थन किया है। जो वहां पर सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, उसने भी छात्रों के इस बिहार बंद का समर्थन किया है। सीधे आपको लिए चलता हूं दानापुर, जहां की तस्वीरें आपको पहले दिखाई थी। लगातार वहां पर आग लग रही है। हिंसा का आज काफी बड़ा एक पूरा वहां पर हिंसा हुई। मेरे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साकेत, बिहार बंद का कल ऐलान है, अब इसमें राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। इससे कहीं ना कहीं आग बुझने की जगह और भड़कने का अंदेशा जरूर होगा। देखिए, बिल्कुल आज का भी जो आंदोलन रहा है अंकित, वो पूरी तरह से उसके पीछे बैकअप राजनीतिक पार्टियों का रहा है, क्योंकि हमने अलग अलग जिलों में बिहार के वहाँ की तस्वीरें देखी कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां खुलकर इसमें सामने आई थी। चाहे वो CPI-ML की बात करें, RJD की बात करें, ये तमाम पार्टियों ने उसको समर्थन दिया था। और वही तस्वीर कल भी दिखने वाली है, क्योंकि बिहार बंद को बुलाया गया है। और यहाँ पर देखिए, अभी हम दानापुर स्टेशन पर मौजूद है। अभी यहाँ पर पहली ट्रेन ये आई है, सुबह से समझिए ये पहली ट्रेन है जो इस स्टेशन से होकर गुजर रही है। जबकि इस ट्रेन के पीछे का जो हिस्सा है, वहां पर अभी भी एक ट्रेन में आग लगी हुई है, उसे बुझाने की कोशिश हो रही है। उसका धुआं भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये सुबह के बाद ये पहली ट्रेन है। आप समझिए कि पूरा दिन कैसे बीता है। पैसेंजर्स जो है वो आप देखिए कैसे जो स्टेशन है उसके उस पर पैसेंजर्स वेटिंग में है। लंबे समय से ये लोग सुबह से ही यहाँ पर जिस तरह के हालात रहे हैं, उसके बाद इन लोगों की ट्रेन थी। आप लोग कब से हैं यहाँ? सुबह से खड़े हैं सर जी।
सुबह से खड़े हाँ बिल्कुल, ये मालदा टर्न में जब से आग लगी सुबह से मैं 6 बजे से मतलब यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, तो सुबह से कोई ट्रेन नहीं आई आप लोग? कोई जाना था कहाँ? दिल्ली जाना है सर जी। अच्छा, और अभी तक कोई मतलब ये सूचना नहीं मिली अभी, मतलब जाना है। हमें नागपुर जाना था, गाड़ी भी कैंसिल हो गया, 10 बजे आए हैं, भूखल प्यासल बैठल है। देखिए बिल्कुल इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जो आम लोग परेशान हो रहे हैं, जो सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को नागपुर जाना है, देश के अलग अलग हिस्सों में इन्हें जाना है, और उनको जो परेशानी हो रही है, क्या ये राजनीतिक पार्टियां जो इस जो आंदोलन चल रहा है इसको जो समर्थन दे रही है, क्या वो इनकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो कहेंगे इनसे? बिल्कुल सही बात है, लोगों को परेशानी हो रही है और हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता अपनी मांग पूरी कराने के लिए। लेकिन इसमें साथ ही साथ सरकार को भी सोचना होगा कि आप ये जो पूरी स्कीम लेकर आए हैं, जिनके लिए लेकर आए हैं, उनसे क्या पूरी तरीके से राय मशवरा किया गया था। फटाफट साकेत, आप संक्षेप में जानकारी चाहता हूं। सुनने में आ रहा है कि पटना रेलवे स्टेशन पर काफी खासी भीड़ है, क्योंकि सारा प्रेशर जो है वो पटना रेलवे स्टेशन के ऊपर है। दानापुर और आसपास के सारे जिलों के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो आगजनी हुई उसके बाद देखिए बिल्कुल सुबह से ही ट्रेनें नहीं चल रही है, और ये जो रूट है खास करके दानापुर होते हुए जो गुजरती है, ये मेन लाइन है जो हावड़ा से दिल्ली तक का ये मेन लाइन है, और सभी ट्रेनें इधर से ही गुजरती है। जिस ट्रेन को उत्तर भारत से दिल्ली के तरफ जाना है या दूसरे हिस्से में जाना है देश के, वो इधर से ही उन्हें गुजरना होगा। देखिए एक ट्रेन यहाँ पर गुजर रही है और ट्रेन खचाखच भरी हुई है। जो भी वेटिंग में यात्री थे वो इसमें चढ़े हैं, लेकिन इन्हें अभी भी डर है कि आगे क्या स्थिति होगी वो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे रूट पर अलग अलग जगहों पर, पटना के बाद दानापुर से आगे आप जाएंगे तो आरा हो गया, बिहिया हो गया, बक्सर, तमाम जगहों पर जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और ट्रेनों को वो सबसे ज्यादा निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में इन्हें इस चीज का भी डर है कि आगे क्या स्थिति बनेगी। सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो पुलिस पर और रेलवे पर इस समय एक के बाद एक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, हिंसा का रास्ते से अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती। इस देश में आपको कम से कम बात करनी है, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करना है, उसी से एक सरकार की तरफ आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छात्र अपनी मांग को लेकर जिस तरह से विरोध दर्ज करा रहे हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी हो रही है जिन्होंने ट्रेनों में सफर करना है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जब छात्रों का गुस्सा भड़क रहा था तो हालात कैसे थे। हमारे संवाददाता आज लगातार सुबह से अलग अलग जगहों से रिपोर्ट भेज रहे हैं। क्या माहौल था, उन्होंने किस तरीके से आज रिपोर्टिंग की, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 4 साल के लिए नौकरी की तैयारी कर रही है, हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। अग्निपथ स्कीम के बाद छात्रों का गुस्सा जिन बातों पर भड़का है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 साल के बाद छात्र करेंगे क्या। सरकार ने अपनी तरफ से इसके जवाब तो दिए, लेकिन किसी भी जवाब से छात्र संतुष्ट नहीं है। नाराज छात्रों ने जहां जहां तांडव मचाया, हमारी टीम वहीं मौजूद थी। संवाददाता साकेत सिंह ने दानापुर स्टेशन से जो रिपोर्ट भेजी है वो न सिर्फ डराने वाली है बल्कि चिंता बढ़ाने वाली भी है। तो एक बड़ा कह सकते हैं आप, देखिए आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी लगी हुई है आग बुझाने में। जो आम जो कर्मचारी हैं यहाँ पर रेलवे के, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आग बुझाया जाए। लेकिन ये सिर्फ बाल्टी के पानी से आग बुझने वाली नहीं है। ये आग जब तक इसको जिस तरह से आग भड़की है पूरे बिहार में, उसको जब तक इस तरह से हवा मिलती रहेगी राजनीतिक पार्टियों की, तब तक ये आग इसी तरह जलेगी। दानापुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेन को छात्रों ने निशाना बनाया और जहां आग नहीं लगाई गई वहां तोड़फोड़ की गई। ट्रेन के अंदर भी शीशे जो है वो देखिए आप, अंदर आने की हम कैमरा पर्सन कहेंगे कि वो अंदर आए और वो अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ट्रेन के अंदर किस तरह से जो शीशे हैं वो देखिए, पूरे शीशे बिखरे हुए हैं। जो पैसेंजर्स होगा, आप अनुमान लगाइए कि जो पैसेंजर इस ट्रेन में चढ़े होंगे उनको कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि पत्थर मारकर शीशे को इस तरह से तोड़ा गया है पूरे ट्रेन में। सभी बोगियां आप देखिए। बिहार से उठी प्रदर्शन की इस आग के पीछे अब कई बातें कही जा रही है। ये बड़ा कारण है कि प्रदर्शन में छात्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 ऐसी ट्रेन की कोचेस हैं जो जल चुकी हैं। अब से कुछ ही सेकंड्स पहले हमने देखा किस तरीके से उन जल रही बोगियों को मेन कोचेस से हटाया गया और अब जो बाकी कोचेस हैं उनको भी हटाने की कोशिश होगी, तब जाकर के इस पूरी आग पे काबू पाया जा सकेगा। हालात तो इस कदर बिगड़ गए कि जो पुलिस वाले हालात संभालने की कोशिश में लगे उनके ऊपर भी हमला हो गया। संवाददाता आदित्य वैभव ने उस पुलिस वाले से बातचीत की जो इसमें घायल हो गए। सर, ये चोट कैसे लगी आपको? पूरा थाना पर हमला बोल दिया लोग, बाइक पूरा 2000 संख्या में लोग, और मारने लगा डंडा से, फट्टा से, सब पत्थर से। कितने पुलिस वालों को चोट लगी? कम से कम 12-13 आदमी को लगा है। कम से कम 12-13 लोगों को चोट लगी। अच्छा, ये बताइए कि इसमें पैसेंजर्स को भी चोट आई है? कुछ पैसेंजर भागदौड़ में कुछ निकल गए बाहर, कुछ लोग हम लोग को बचा के रखे, उन लोगों को अंदर में, बाहर में हम लोग कुछ मार खा रहे थे, कुछ बचा के रखे आदमी। एक तरफ छात्र का गुस्सा भड़का है तो सियासत करने वालों को एक मुद्दा मिल गया है। मोदी सरकार को घेरने के लिए पूरा विपक्ष लगभग एकजुट हो गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि ये पहली सरकारी नौकरी होगी जिसमें 4 साल बाद 75% बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने तो इसी बहाने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेर लिया। राहुल ने लिखा, अग्निपथ नौजवानों ने नकार दिया, कृषि कानून किसानों ने नकार दिया, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकार दिया और जीएसटी व्यापारियों ने नकार दिया। राजनीति करने वाले तो जो कह रहे हैं वो कह ही रहे हैं। राकेश टिकैत को लग रहा है कि इससे छात्रों का शोषण होगा। जो ये आया है तो ये बड़ी समस्या आम जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं जो मिलिट्री में जाना चाहते थे खास करके, उन पर बड़ा प्रभाव इसका पड़ेगा। इस सब के बीच रेल मंत्री खुद सामने आकर छात्रों को समझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी सफल हो पाएगी ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। पटना से आदित्य वैभव, प्रियांक त्रिपाठी और साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नाराज छात्रों से अपील की और कहा कि वो रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। Service, it is for everybody's service. Please do not damage the railway property. Service, it is for everybody's service. Please do not damage the railway property. इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अग्निपथ स्कीम को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपना विरोध जताया है। आपको ये बता दें, पंजाब से बड़ी संख्या में युवक फौज में भर्ती होते हैं। इस योजना से सेना का अपमान होगा, ऐसा भगवंत मान ने कहा है। हम सैनिकों को किराए पर नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने सरकार में युवाओं के साथ धोखा किया है, ऐसा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं का गुस्सा सरकार के फैसले का नतीजा है। बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्रीज में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी, 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है, और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम। विरोध का तरीका सही या गलत, इस पर बहस बिल्कुल साफ है और इस बात से भी किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं कि हिंसा का रास्ता किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके पीछे कोई भी वाजिब किसी भी तरीके का बयान नहीं दिया जा सकता, कोई तरीका, कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता। युवाओं का आक्रोश 7वें आसमान पर है। यह क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। अब सोचिए कि अग्निवीर ने सेना में 4 साल सेवा दी। एक युवा गया वहां पर, उसने 4 साल सेवा दी, 17.5-18 साल में वो भर्ती हो गया, 22 साल में वहां से बाहर आ गया। 25% को सेना ने अपने पास रख लिया, बाकी 75% को ना पेंशन मिलेगी और ना ही जो फौजियों को बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट हो, चाहे और उनके पास जो बेनिफिट हैं, उनको वो भी नहीं मिलेगा। तैयारी करने वाले युवाओं ने सोचा था कि सेना में जाएंगे, भविष्य सुरक्षित होगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल बाद जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, करीब 75% अग्निवीर, उनको पेंशन नसीब नहीं होगी। अब ये कोशिश करेंगे पुलिस में जाने की, सीआरपीएफ में जाने की और सेंट्रल फोर्सेस में जाने की। ऐसा जरूरी नहीं कि इनमें से सभी लोगों को वहां पर नौकरी मिल पाए।
यही वजह है कि युवाओं का जो गुस्सा है वो बिल्कुल 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। अब आगे कुछ आपको आंकड़े दिखाता हूं। उससे पहले रक्षा मंत्री ने सेना पर होने वाले खर्च को लेकर क्या कहा था, पहले आप वो सुन लीजिए। राजनाथ सिंह ने जिस दिन ये अग्निवीर स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया था। आर्मी को कभी हम सेविंग के नजरिए से नहीं देखते हैं, अपनी आर्म फोर्सेस को। इसमें भले ही सेविंग ओवर की बात छोड़िए, और अधिक जितनी खर्च करने की आवश्यकता होगी, हमारी गवर्नमेंट खर्च करने को तैयार है। हमारा लक्ष्य यही है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, देश हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। खर्च जितना भी करना पड़ेगा तब खर्च करेंगे, खर्च का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। अब अगर खर्च का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता तो फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। सेना के लिए फंड की कमी नहीं, राजनाथ सिंह ने कहा। तो ऐसे में युवकों को पेंशन की चिंता जो है, जो आंदोलन इस वक्त कर रहे हैं, सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुन रही, या उन्हें सीधा समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रही। जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मुख्य दिक्कत यह है कि अग्निवीर बनने के 4 साल बाद उनका आगे क्या होगा। जो सेना में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनका क्या होगा। भरी जवानी में नौकरी खत्म हो जाएगी और पेंशन उनको मिलेगी नहीं। यानी कि आर्मी में जिस तरीके से वो रोजगार के तौर पर पूरी जिंदगी अपनी निकालने आए हैं, उनको जवानी में नौकरी नहीं रहेगी और बुढ़ापे में पेंशन की लाठी भी उनके साथ नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि अगर पेंशन को काट के आपको पैसा ही बचाना है, और ये जायज सवाल है, तो सिर्फ सिपाहियों का ही क्यों, सिर्फ इन अग्निवीरों का ही क्यों। आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। अग्निपथ को लेकर देश में कई सांसद, विधायक और मंत्री सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है, युवाओं को इससे बहुत फायदा होगा। पहले आपको यह बता देते हैं कि पेंशन के तौर पर इन नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को और एमपीज को कितना पैसा मिलता है। 20,000 रुपए महीना एक सांसद को मिलता है पेंशन के तौर पर, जो 5 साल पूरे कर लेता है, और इसमें फिर मल्टीपल टर्म जोड़ते जाइए, पेंशन उतनी गुना बढ़ती जाएगी। 1500 महीने एक्स्ट्रा साथ ही साथ मिलता है। सांसदों की पेंशन पर हर महीने सरकार करीब 70.50 करोड़ रुपए खर्च करती है। महीने का बता रहा हूं, पूरे साल का नहीं। आप कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है, जिनको शायद जरूरत ना हो, पर फिर भी वो ये पेंशन पूरी तरीके से लेते हैं। इसके अलावा सेना में अगर अलग अलग विभागों की बात करें तो 2020 और 2022 में करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए पेंशन में खर्च हुए। एक जनरल, क्योंकि आप देख रहे होंगे सेना के पूर्व अधिकारी आके आपको बता रहे हैं कि सेना बहुत ही अच्छी स्कीम है। एक जनरल को, ये जो हमारा चल रहा है ये कुछ सांसदों का है, लेकिन मैं आगे सीधे अपने प्रोड्यूसर्स कहूंगा कि जो हमने फौज के जो जनरल हैं उनकी जो स्कीम है उसको लेकर अगर आप देखें तो एक जनरल को जो मिलता है 1,25,000 रुपए महीना उनको पेंशन मिलती है। लेफ्टिनेंट जनरल को 91,100 रुपए करीब पेंशन मिलती है। मेजर जनरल को 72,100 रुपए करीब पेंशन मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि लॉ मेकर्स और सेना के उच्च अधिकारियों को पेंशन मिलती रहेगी और अग्निवीरों को नहीं, तो सरकार को सबसे पहले तो इस जो कम से कम दोहरे मापदंड हैं इनको एक सवार करना होगा, अगर सरकार लोगों को ये बात समझाना चाहती है कि ये स्कीम कितनी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की, जहां पर पंजाब पुलिस लगातार मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच कैसे पंजाब पुलिस ने एक पर्ची से गुत्थी को सुलझाया है और कैसे एक कागज के टुकड़े से पुलिस शार्प शूटर्स तक पहुंची, इसकी पूरी कहानी काफी फिल्मी है। इस रिपोर्ट में देखिए। से सिद्धू मूसेवाला को प्यार था, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला से नफरत करता था। पुलिस सूत्रों से यह खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला से इसी वजह से नफरत होती थी क्योंकि वो अपने गानों में हथियारों की नुमाइश करता था। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह बात मानी है कि सिद्धू मूसेवाला उसके विरोधी गैंग से जुड़ा हुआ था, और जब वो अपने गानों में हथियारों का इस्तेमाल करता था तो ऐसा लगता था कि मानो वो लगातार हमें चैलेंज कर रहा हो। ये बातें सुनने में फिल्मी भले ही लगती हो, लेकिन हत्या की ये पूरी स्क्रिप्ट ही फिल्मी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ चल रही है।
पंजाब पुलिस सवाल पर सवाल दाग रही है। इसी बीच इस हत्याकांड में जुड़े शार्प शूटरों तक पुलिस के पहुंचने की बहुत दिलचस्प कहानी सामने आई है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो मूसेवाला की मौत से ठीक पहले का है। इसमें जो गाड़ियां मूसेवालों को फॉलो कर रही हैं, उनमें से एक कार ये है। मूसेवाला की हत्या के ठीक एक दिन बाद यानी 30 मई 2022 को हत्या में इस्तेमाल संदिग्ध बोलेरो कार को पुलिस ने बरामद कर लिया। इस कार को मौकाए वारदात से 13 किलोमीटर दूर खयाला गांव में छोड़कर हत्यारे फरार हो गए थे। इसी कार में पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। पुलिस को इस कार से पेट्रोल पंप की एक रसीद मिली, जिस पर तारीख थी 25 मई 2022 और पेट्रोल पंप का पता था फतेहाबाद, हरियाणा। पुलिस सीधे उसी पेट्रोल पंप पर पहुंची जहां की यह रसीद थी और उसी तारीख का सीसीटीवी फुटेज खंगाला और यहीं सबसे पहले शूटरों की शक्ल कैमरे पर रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने एक शख्स को आइडेंटिफाई किया, सोनीपत का प्रियव्रत उर्फ फौजी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इनाम का ऐलान कर दिया गया है। प्रियव्रत फिलहाल फरार है, लेकिन पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहला नाम है मनप्रीत उर्फ मुन्ना, जो गोल्डी बराड़ का करीबी बताया जाता है। कोरोला कार का मालिक यही शख्स है। मनप्रीत भाऊ, इसने शूटरों को कोरोला कार सौंपी। सिराज मिंटू हत्या में शामिल और कारें मुहैया करवाई। प्रभदीप सिद्धू हमलावरों को पनाह दिया, मूसेवाला के घर की रेकी भी की। मोनू डागर शूटरों को हायर किया। पवन बिश्नोई बोलेरो कार का इंतजाम किया। नसीब, इसने भी बोलेरो कार के इंतजाम में मदद की। संदीप सिंह मूसेवाला की घर की रेकी में मदद की। चरणजीत सिंह हथियारों का इंतजाम इसी के जिम्मे था। और 10वां नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। इन 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब खुलासों का दौर शुरू हो गया है। एक एक कर हत्याकांड के किरदार सामने आ रहे हैं और अब मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासों का दौर शुरू कर दिया है। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने इसको पकड़ा है। मूसेवाला का बदला लेने का किया था इस व्यक्ति ने ऐलान। नीरज बवानिया गैंग से जुड़ा हुआ है ये आरोपी। तो ये गैंग वॉर की जो बात हो रही थी, उसमें दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कहीं ना कहीं बदला लेने की बात कर रहा था। अब इस हत्याकांड में किसका क्या रोल है, यह तो साफ हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, पुलिस ने भी यह साफ कर दिया है। लेकिन बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या क्यों करवानी चाहिए, इसका साफ साफ जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। सिद्धू मूसेवाला को कैसे तिहाड़ जेल में बैठकर पूरी इस साजिश को अंजाम दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और इस इन्वेस्टिगेशन में, इस रिपोर्ट में देखिए कि इन सवालों के क्या जवाब लॉरेंस बिश्नोई ने दिए। लॉरेंस से सवाल पूछा गया, मूसेवाला की हत्या क्यों करवाई? लॉरेंस का जवाब, मैं तिहाड़ में बंद था। पूछा गया, मूसेवाला की हत्या कैसे करवाई? लॉरेंस का जवाब, मैं तिहाड़ में बंद था। सवाल किया गया, मूसेवाला की हत्या में कौन कौन शामिल था? लॉरेंस का जवाब, मैं तिहाड़ में बंद था। लॉरेंस बिश्नोई से सवालों की बौछार हो रही है, लेकिन बिश्नोई हर सवाल का एक ही जवाब दे रहा है, मैं तिहाड़ जेल में बंद था। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर तिहाड़ में बैठकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया? लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस की 4 अलग अलग टीमें सवाल पूछ रही हैं। करीब 350 सवालों की एक लंबी सूची इन टीमों के पास है, लेकिन 12 मुख्य सवाल हैं जिनके जवाब बिश्नोई से मांगे जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई से अभी तक 9 घंटे की पूछताछ हुई है। इन 9 घंटों में लॉरेंस से 34 सवाल पूछे गए। सिद्धू मूसेवाला से दुश्मनी क्या थी? शाहरुख को रेकी का टास्क क्या तुमने दिया? सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शूटर कौन कौन है? लॉरेंस बिश्नोई सभी सवालों के जवाब गोलमोल दे रहा है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बड़ा सबूत तो लॉरेंस का वो फेसबुक पोस्ट है जिसमें उसने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। ऐसे में पूछताछ में यह भी सवाल पूछा गया कि तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल करता है, जेल में बैठकर नेटवर्क कैसे चलाते हो, तुमने मूसेवाला को फोन किया था और क्यों किया था, मूसेवाला को किसके कहने पर धमकियां दी, तुम किन गायकों के साथ मिलकर काम करते हो। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने भी ली थी। ऐसे में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी के कनेक्शन की जांच भी कर रही है। पुलिस ने लॉरेंस से गोल्डी बराड़ को लेकर भी सवाल दाखिल। गोल्डी बराड़ को कैसे जानते हो, गैंग में कितने मेंबर हैं, किन राज्यों में गैंग एक्टिव है, विदेश में कहां-कहां नेटवर्क है और एयर 94 कहां से आए। पुलिस के आला अधिकारियों को उम्मीद है कि 2 दिन की पूछताछ कई सवालों से पर्दा उठाने में मददगार साबित होगी। बिश्नोई पुलिस के सामने तबीयत बिगड़ने का बहाना दे रहा है। हालांकि अभी तक पूछताछ में पुलिस ने बिश्नोई के साथ कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया, लेकिन अगर आगे की पूछताछ में उसने पुलिस का सहयोग नहीं किया तो पंजाब पुलिस सख्ती से पेश आ सकती है। अब तक की पूछताछ में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि मूसेवाला की मौत का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ही है। सूत्र बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस मामले में गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपियों को आमने सामने बैठाकर बिश्नोई के पूछताछ की जा सकती है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा जो खेल हुआ वो हरियाणा में हुआ। कांग्रेस ने इस पूरे गम में जो वहां पर हरियाणा में उनके मंत्री हैं और सीनियर नेता कुलदीप बिश्नोई, उनको पहले पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकलने के बाद कुलदीप बिश्नोई का पहला रिएक्शन इस वक्त हमारे पास आया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेस से बगावत करने वाले बिश्नोई ने अगले 48 घंटे में कई बड़े खुलासे करने का दावा किया है। मेरी सहयोगी रंजिता डडवाल ने कुलदीप बिश्नोई से बात की। एक रिपोर्ट देखिए। क्यों कांग्रेस के लिए वफादार, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए आप वफादार नहीं रह पाए? देखिए, ये बात वफादारी या नहीं वफादारी की नहीं है, ये मुझसे वादा खिलाफी की गई। एक तो वो था, एक हुडा कांग्रेस को मैं वोट नहीं दे, हुडा को वोट मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी रोष था कि जो ये उदय भान को बनाया उसे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गर्त में चली गई। तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो मेरे साथ था या नहीं था, उसको भी मलाल था कि ये गलत फैसला है। तो मैंने उस गलत फैसले के खिलाफ वोट दिया, मैंने हुडा कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया, और मैंने जो मेरे से वादा खिलाफी हुई मैंने उसके खिलाफ वोट दिया कि एक बार राहुल गांधी अगर कुलदीप बिश्नोई से मिले तो मना लेंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी से गलती हुई, इस वजह से आपने क्रॉस वोटिंग कर दी? नहीं, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। ये 2 गलतियां, एक तो जो जैसा मैंने कहा कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने फैसला किया, और दूसरा नहीं मिलना। और मैं अभी टीवी पे नाम नहीं ले सकता, 3 ऐसे अच्छे कद के नेता जो कांग्रेस छोड़े गए सिर्फ इस वजह से कि राहुल गांधी मिलते नहीं हैं। बड़ा होगा क्योंकि मौका आपके लिए बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी आपके लिए विकल्प खुला हुआ है। कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस में रुकने की अब कोई गुंजाइश नजर आती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में विकल्प हमेशा खुले होने चाहिए। और अभी मेरा, जैसा मैंने कहा, मेरा मन अभी कहीं आने या जाने का फिलहाल कन्फ्यूजन में है। और निसंदेह मेरे को बीजेपी से भी प्रपोजल आए हैं, आम आदमी पार्टी से भी आए हैं। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आर्मी भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ हो रहे आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। शुरुआत में आपको दिखाया कैसा आज का दिन रहा, लेकिन इसके पीछे की क्या असली वजह हैं, कैसे कैसे आंदोलन को इकट्ठा किया जा रहा है, इसको आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। शहर शहर विरोध की आग किस तरीके से सुलग रही है, किसान आंदोलन से इसे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम का हश्र भी किसी आंदोलन जो कानून था उसके हश्र जैसी भविष्यवाणी कांग्रेस पहले ही कर चुकी है, और किसान नेताओं ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कहा है। कहीं ना कहीं एक ये बात भी बिल्कुल साफ है कि ये सरकार शायद पहले कर दो और फिर रिएक्शन देखो वाली नीति से अब सरकार को जाग जरूर जाना चाहिए। बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से एग्जाम 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। एग्जाम लो, ट्रेनिंग में भेजो पहले। 4 साल बाद हम लोग क्या करेंगे आके यहाँ पे? गार्ड की नौकरी करेंगे।
एयरफोर्स का जो लड़का मेरिट के लिए रुका था, उसका मेरिट कैंसिल कर दिया गया। क्यों? उनका बाप का नौकरी है क्या? ट्रेनें जला दी गई, कैश काउंटर लूट लिया, स्कूल बस को भी नहीं बख्शा। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ पर प्रदर्शनकारियों की आगजनी और सरकार की अग्नि परीक्षा जारी। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में शहर शहर नौजवानों के आक्रोश की आग धधक रही है। इस प्रदर्शन में शामिल लोग कौन हैं? आप कहेंगे वो छात्र हैं जो आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट प्लान से नाराज हैं। मांग जायज हो सकती है, लेकिन विरोध के लिए इस तरह के नाजायज तरीके हरगिज जायज नहीं ठहराए जा सकते। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विरोध की इस आग को हवा कहीं और से भी दी जा रही है? क्या इस आंदोलन में साजिश का भी कोई एंगल है? फिलहाल इसे लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन छात्रों के आंदोलन वाले दंगल में कैसे वो किसान नेता भी कूद गए जो कृषि कानूनों की वापसी के लिए करीब साल भर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे और उठे तभी जब सरकार ने कानून वापसी का ऐलान किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अग्निपथ स्कीम का हश्र भी कृषि कानूनों जैसा होगा? जवाब आने वाले वक्त पर टिका है, लेकिन अभी आप किसान नेता राकेश टिकैत की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। पूर्ण रूप से साथ में है, उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे मजबूती के साथ में। आपको जितना भर्ती करना है उतनी आप भर्ती करो, दूसरे रोजगार तो बेरोजगारी बता दो, लेकिन 4 साल में कोई घर जाने वाला नहीं है। ये तो सबसे खतरनाक पॉलिसी लेकर आई। सुना आपने, किसान आंदोलन और किसानों के नाम पर राजनीति के बाद अब टिकैत जैसे नेता आर्मी भर्ती की अग्निपथ स्कीम को लेकर भी दिल्ली कूच कदम भर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को सरकार नौजवानों के लिए फायदेमंद बता रही है, तो प्रदर्शनकारी छात्र इसे पक्की नौकरी वाले सपने से खिलवाड़ करार दे रहे हैं। पुरानी भर्ती का नियम था, हम लोग को वही भर्ती चाहिए। हम लोग का सीई जो एग्जाम है, 2 साल से हम लोग लड़का लोग तबाह करके रखे, कभी कोरोना है कभी है। हम लोग 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से एग्जाम 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। ये किसी एक प्रदर्शनकारी छात्र का दर्द नहीं है, जगह जगह आवाज ऐसी ही उठ रही है, लेकिन उस आवाज के साथ आक्रोश के जो शोले भड़क रहे हैं वो बहुत डरावने और परेशान करने वाले हैं। सेना में भर्ती की ख्वाहिश रखने वाले ये नौजवान नई स्कीम को किसी सूरत में मंजूर करने के मूड में नहीं है। उन्हें हर कीमत पर भर्ती का पुराना सिस्टम ही चाहिए। जो भर्ती आई थी उसमें हम लोग मेडिकल और फिजिकल दोनों पास कर चुके थे। रिटर्न डेट पे डेट देके कैंसिल कर रही थी सरकार। लास्ट में एग्जाम ही कैंसिल। और क्या हुआ कि 4 साल के लिए लिया थी। पहले होता था 15-16 साल के, 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहते हैं 25% रखेंगे, 25% घुसखोरी हो जाएगा, उसमें से चमचागिरी हो जाएगा, फिर सेना सुरक्षित नहीं रहेगा। बिहार के बिहटा से झारखंड के बोकारो तक प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर रेलवे है। ट्रेनों को जलाने और उत्पात मचाने का इकलौता मकसद यही है कि सरकार आर्मी भर्ती की नई योजना वापस ले और पुराना सिस्टम बहाल करे। तो 2020 में जो भर्ती रैली हुआ था, उसका जो लड़के बच्चे फिजिकल मेडिकल जो पास हो गए उनका जल्दी जल्दी रिटर्न कराया जाए और टीओडी का जो भर्ती है उसको हटाया जाए और 4 साल के लिए जो लगा उसको हटाया जाए और फिर दोबारा से पुरानी की तरह भर्ती रैली फिर से शुरू की जाए। ये बिहार के छपरा में छात्रों के आक्रोश की वो तस्वीर है जहां हिंसक विरोध हुआ, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, ट्रैक पर ट्रेन को फूंक दिया गया।
रक्षा मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि वो आज रोड पर उतर चुके हैं, आप ऐसा कदम ना उठाएं, टीओडी वापस ले। टीओडी वापस लीजिए। और आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने हैं सी होल्डर, आर्मी सब का एग्जाम लो और ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले। हिंसक प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल मुंगेर से लेकर मुजफ्फरपुर और सहरसा में भी हुआ। नवादा में तो छात्रों की भीड़ बीजेपी दफ्तर में घुस गई, वहां आगजनी और तोड़फोड़ की गई। बीजेपी विधायक की गाड़ी पर ईंट और पत्थर से हमला किया गया। इन्होंने टीओडी लागू कर रही है देश में 4 साल के लिए। 3-4 साल तो लड़कों को तैयारी करते करते हो गए हैं। 4 साल में लड़का 4 साल की नौकरी करके क्या कर लेगा? क्या करेंगे ये लोग? 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ना तो हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है, और कह रहे छूट मिलेगी। छूट किस बात की मिलेगी? आलम यह है कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के चयन के पैमाने प्रदर्शनकारियों को कतई पसंद नहीं। यहाँ पे एज भी कम कर दिया गया है, जो 23 साल था उसको 21 साल कर दिया गया है। और यहाँ पे जो कुछ कैडेट है वो जो एनसीसी की भी तैयारी करते हैं, वो 5 साल जब एनसीसी का तैयारी किए हैं और फिर 4 साल का जॉब ऑफर किया गया है, तो ये कहाँ का न्याय है? हालांकि सरकार ने उम्र सीमा को इस बार के लिए 21 से 23 साल कर ये मांग मान ली है, लेकिन छात्रों ने सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर ये नियम वापस नहीं हुए तो इंकलाब आएगा। गुस्से की आग ग्वालियर में भी सुलग रही है। सबसे ज्यादा नाराजगी उनमें है जो पुरानी भर्ती परीक्षा पास करने के बाद रिजल्ट के इंतजार में थे, लेकिन इसी बीच सरकार नई भर्ती योजना लेकर आ गई। चुनाव के परिणाम जैसे ये शाम तक निकलवा देते हैं। परीक्षा सर 2 साल से रुकी हुई है, उसका परिणाम नहीं दिया और अब कह रहे हैं कि रद्द कर दिया। वो परीक्षा का परिणाम इन्होंने रद्द कर दिया। तो जो परीक्षा आर्मी की और एयरफोर्स की जो परीक्षा हुई है उनका परिणाम दिया, वो नतीजे निकाले जाए सर, वो रद्द नहीं करे जाए। हमारी ये मांग है सर, इसको पूरा किया जाए। यहाँ से इसका पूरे चंबल संभाग का युवा शामिल हुआ है सर, यहाँ से पूरे चंबल संभाग का कम से कम 2,500-3,000। अभी तो और भी आ रहे हैं सर। बात नहीं हुई सर अधिकारियों से, प्रशासन बात ही तो नहीं हुई। आश्वासन दिया जा रहा है बस कि बात कराएंगे, अभी कोई बात नहीं हुई है। हमारा कहना यही है कि यहाँ पर जो बराबर नेताओं को अच्छी खासी सैलरी दी जा रही है और अच्छी खासी जो है पेंशन भी दी जाती है। और यहाँ पर जो है सेना की बात की जाए, जो भी कैंडिडेट भारतीय सेना की मेहनत करके जो है भारतीय सेना ज्वाइन करते हैं तो उनकी पेंशन से जो है सरकार को प्रेशर पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी भारत सरकार से मांग है कि गरीब आत्महत्या कर दी है और कम से कम 40-42 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आत्महत्या अभी तक कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं डिप्रेशन में जाकर के। तो हमारा आग्रह यही है कि ये टीओडी वापस लिया जाए और हमें जो है अगर टीओडी वापस नहीं किया गया तो पूरे भारत देश में इसी प्रकार से हर एक स्टेट में आपको जो है आंदोलन और प्रदर्शन देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रदर्शन अभी जो है गोले के मंदिर ग्वालियर में किया जा रहा है और इससे पहले जो मुजफ्फरपुर बिहार में भी हो चुका है कुल कल जो है, और तमाम जो है आज तो काफी जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो भर्ती परीक्षाएं साथ में आर्मी की भर्ती जैसे 2 साल से जो नहीं हुई थी उसमें उम्र की जो छूट नहीं दी गई है युवाओं को, जो पहले दायरा 23 साल तक रहता था उसको 21 कर दिया गया, 2 साल घटा दिए गए हैं। तो ना हमें छूट मिली है ना हमें मतलब वो हुआ और ना एयरफोर्स और जो आर्मी की जो परीक्षाएं चल रही थी विलेसन भर्ती की, वो उनमें रिटर्न हो गया था, फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था, उनकी मेरिट आ गई थी, ज्वाइनिंग होना रह गई थी। तब भी सरकार ने उनको कहना है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत हो गया, उनके पूरे सब कुछ पुराना रद्द कर दिया गया है। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि उम्र में 2 साल की छूट मिली जाए, टूर ऑफ ड्यूटी पे विचार करें दोबारा से, उसको वापस लिया जाए और हमें परीक्षा की जो ज्वाइनिंग रह गई थी उनको करवाई जाए। देहरादून के युवा भी अग्निपथ योजना के खिलाफ उबल रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को भी आर्मी में भर्ती के लिए नियम नागवार गुजर रहे हैं। 3-4 साल तो लड़कों को तैयारी करते करते हो गए हैं। 4 साल में लड़का 4 साल की नौकरी करके क्या कर लेगा? लेकिन सर इतना गंदा मुद्दा निकालेंगे बाहर तो सर डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? पिछले 2 साल से आर्मी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं में भर्ती अटकी हुई है। इन्होंने अब तक तो अटका रहे थे कि डिले, अब बोल जाएगी इन्होंने रद्द होगी। छात्रों के गुस्से को रक्षा मंत्री से लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी शांत करने की कोशिश की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना भारत के युवाओं को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश सेवा करने का सुनहरा अवसर है। पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था। इसीलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सरकार ने अग्निवीरों के भर्ती की आयु सीमा को इस बार 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी। ये वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें बहुत सारे युवाओं को अग्निवीर बनने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं युवाओं से अपील करता हूं
कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है, वो इसके लिए अपनी तैयारी शुरू करें। अब आपको तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बात सुनाते हैं। In the next 2 days, this notification will be posted on joinindianarmy.nic.in website. And thereafter, in the next stage, our various recruitment offices will promulgate the dates for registration and conduct of rallies, including their locations or places pan-India. And in all this, we will make sure that the prospective candidates do get adequate time for registration as well as preparation. The first Agniveer, we reckon, will join our regimental centers by December and will be available for deployment in our operational and non-operational units by the middle of next year. भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। 21 है एज, तो जो ज्वाइन करेंगे और 12th के बाद, क्योंकि नेवी में इट इज द मैक्सिमम देयर विल बी टू लेवल्स ऑफ अग्निवीर। एक 10th पास होगा फॉर लिमिटेड नंबर एंड एक 12th पास होगा। जो 12th पास होगा उसको क्रेडिट मिलेगा। अगर 20 क्रेडिट चाहिए आपको ग्रेजुएशन के लिए, तो शायद यू मे गेट 12 क्रेडिट्स और 15 क्रेडिट्स इन अ मैटर ऑफ 4 years। सो जब आप बाहर जाएंगे आपको ग्रेजुएशन के लिए तो 5 क्रेडिट और लेना है बस। तो isn't it enabling, empowering and positive development of the engineering? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेना प्रमुखों ने प्रदर्शनकारियों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की। एक तरफ आक्रोशित नौजवानों की भीड़ अग्निपथ स्कीम को हर हाल में वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इसे बड़े मौके की तरह देख रहे हैं। ये बहुत ही शानदार योजना है, क्योंकि हमारे एज में जिस एज में मैं हूँ 17 से 21 के एज के बीच में, हमारे में ऐसे देखा गया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की लेवल्स बहुत हाई होती है। तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उससे यूथ में देश सेवा की भावना बढ़ेगी। और जो एज है 17 to 21, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। और